नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर योजना और नगरों की। तो इस पार्ट के साथ ये पार्ट 2 है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें कोशिश ये की है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न, यदि आप इस पूरे लेक्चर को ठीक से देखते हैं और पार्ट 1 को भी देखते हैं तो परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उनकी एक विशिष्ट संरचना होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की उत्कृष्ट विशेषता क्या थी? उनकी नगर संरचना थी। तो नगर ऐसे ही नहीं बसाए जाते थे। आजकल अपने आधुनिक युग में भी जो नगरों की संरचना है, जो महानगर हैं, उनको केवल प्री प्लानिंग से उनका बसावट की जा रही। छोटे नगर तो जहाँ जैसे मर्जी वैसे ही बसाए जा रहे हैं। लेकिन उस समय की सभ्यता इतनी विकसित थी कि वहाँ पर नगर की योजना बनाई जाती थी, उसके बाद नगरों का निर्माण होता था। उन 6 स्थलों को ही नगरों की संख्या दी गई है। उन सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो बहुत सारे नगर मिले, लेकिन नगरों की जो संख्या दी गई है वो 6 नगर है मुख्य रूप से। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्नूदड़ो और बनावली। नगरों की विशेषता क्या है? इनकी संरचना और बनावट में एक रूपता पाई जाती है। और ये नगर जो है 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग में जो ऊंचा टीला होता था उस पर, या जिसे गढ़ी भी कहते थे, शासक वर्ग निवास करता था, तथा पूर्वी भाग जो अपेक्षाकृत निचला था पश्चिमी भाग की अपेक्षा, वहाँ पर आमजन निवास करते थे। जल निकासी हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था थी उस समय। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था और सड़कें कच्ची थीं। कहीं कहीं पक्की सड़कों का भी साक्ष्य मिलेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मकान में पक्की एवं कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और मकान बहुमंजिले थे उस समय भी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कितनी विकसित नगरीय सभ्यता थी। लोथल को छोड़कर, लोथल जो नगर है उसको छोड़कर सभी नगरों के मकान के मुख्य द्वार बगल की गलियों में खुलते थे, जबकि लोथल में मुख्य द्वार सड़क की तरफ खुलते थे। अब हम एक एक नगर की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो जो मोहनजोदड़ो नगर है, ये जो मोहनजोदड़ो नगर है ये सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी के किनारे बसा है साथियों। और इसका उत्खनन जो किया है, वो इसका उत्खनन के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसकी उत्खननकर्ता कौन थी। ये भी प्रश्न कभी कभी आता है काफ़ी बार कि उत्खननकर्ता कौन थी, तो वो भी आपको याद रखने हैं। वो थे राखलदास बनर्जी। कौन थे साथियों? राखलदास बनर्जी। आप लिख लेना अलग से। 1922 में इन्होंने इस स्थान की उत्खनन किया था। अब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा 1921 में, और ये खोजा गया था 1922 में। इसका उत्खनन हुआ था और 1921 में हुआ था हड़प्पा का। इसका उत्खनन जो किया था मोहनजोदड़ो का, वो किया था राखलदास बनर्जी ने। अब यहाँ पे क्या क्या इसकी विशेषता हैं? यहाँ महा स्नानागार मिला है, बहुत सारे लोग इकट्ठे स्नान करने का जो स्नानागार मिलता है वो था। अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। सवा कच्छ के अवशेष मिले, मतलब सवा कच्छ उस समय भी हुआ करता था। सड़क को पक्का करने के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एक ऐसा मनका मिला है जिस पर 3 मंदिरों का चित्र छपा हुआ है। कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और 3 मुख वाली पुरुष की ध्यान की मुद्रा वाली मोहर, 3 मुख वाला पुरुष है, वो ध्यान की मुद्रा में है, ऐसा चित्र एक मोहर पर छपा हुआ है। तो ये भी मोहर कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा नगर है, इसकी खोज की है MS वत्स या माधव स्वरूप वत्स और दयाराम शाहनी ने। कब की थी? 1921 में। 1921 में इसकी खोज की गई थी, इसीलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ से आती है? ये पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मोंटगोमरी जिला है एक, वहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा हमारा।
यहाँ अन्नागार गढ़ी के भीतर है। गढ़ी जानते जो ऊंचा टीला होता था, तो उसके अंदर अन्नागार है, मतलब अन्न रखने का स्थान बना हुआ था। जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर बना हुआ है, और जबकि यहाँ पर क्या है, हड़प्पा में ये गढ़ी के बाहर है। भवनों में अलंकार और विविधता का अभाव है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है, कब्रिस्तान मिला है, और ताबूतों में सवाधान का साक्ष्य मिला है। सवाधान का साक्ष्य मिला कहाँ से? आपका हड़प्पा से। ताबूतों में सवाधान का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला यहाँ से, जो याद रखने वाली मुख्य चीज़ है? पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, सांप को दबाए गरुड़ का चित्र। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीतल की इक्का गाड़ी पूछा जाता है, और सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र मुद्रा जो मिली है वो कहाँ से? हड़प्पा से मिली है। एक चित्र और मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र है। ये आपकी पृथ्वी पूजा से संबंधित है। और ताबूतों को सवाधान का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, सवाधान का साक्ष्य। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा नगर की। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर काली चूड़ियाँ तो मिली होंगी। और इसका उत्खनन किया था वो अमलानंद घोष जी ने किया था, और बीबी लाल ने 1953 में। कब इसका उत्खनन हुआ था? 1953 में अमलानंद घोष और बीबी लाल ने। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। विशाल दुर्ग की दीवार के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी मिले हैं, लकड़ी के हल के साथ बुवाई के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। प्राप्त वस्तुओं में सूती कपड़े की छाप भी मिली है, सूती कपड़े की छाप वाली मोहर भी मिली है, सिलवट्टा मिला है, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, कालीबंगा नामी है। और तांबे की वृषभ आकृति भी मिली है, आयताकार अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें यहाँ से कालीबंगा से साथियों मिले हैं। आगे हम बात करते हैं लोथल की। साथियों, लोथल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। टीले नहीं थे, जबकि बाकी नगरों में अलग अलग टीले थे। तथा यहाँ मकान का मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। बाकी नगरों में कहाँ खुलता है? वो बगल की गली में खुलता था मुख्य दरवाज़ा। जबकि लोथल में कहाँ खुलता है? ये आपके मुख्य सड़क की तरफ ही खुलता था। और नगर यहाँ का आयताकार था। सैंधव सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था लोथल साथियों, मुख्य बंदरगाह था लोथल। यहाँ पर खिलौना नाव, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी की कहानीनुमा चित्रांकन, ये आपको बहुत याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी की कहानीनुमा चित्रांकन हमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान या किस नगर से मिला है, तो हमें वो याद रखना है। वो स्थान है लोथल। और लोथल का जो उत्खनन है वो 1957 में SR राव ने किया था, ये भी हमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं चन्नू दड़ो की। तो चन्नू दड़ो, ये हमने एक बार आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि झूकर और झांकर संस्कृति का उदाहरण कहाँ से मिलता है? झूकर और झांकर संस्कृति का उदाहरण मिलता है हमें चन्नू दड़ो से। झूकर व झांकर संस्कृति याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। झूकर झांकर संस्कृत अवशेष कहाँ से मिला है? हमें चन्नू दड़ो से मिला है। और आपका जो चन्नू दड़ो है इसका उत्खनन किया गया था 1931 में। किया किसने था? तो किया था आपका SC मजूमदार साहब ने। तो चन्नू दड़ो के बारे में और बात करते हैं। यहाँ से मन का निर्माण, गुड़िया तथा मोहर निर्माण का कारखाना मिला है। मतलब उस समय भी यहाँ पर मन का और मोहर निर्माण का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता था, इसलिए वहाँ पर इनका कारखाने का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटें मिली हैं, अलंकृत हाथी, कंगा, उस्तरा, 4 पहियों वाली गाड़ी, 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों वाली मुद्रा भी हमें यहाँ मिली हैं। और चन्नू दड़ों से संस्कृत के तीनों चरणों के उदाहरण पाए जाते हैं, तीनों चरणों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों चन्नू दड़ों के बाद धौलावीरा की। तो जो धौलावीरा नगर है
ये जो है गुजरात में अवस्थित एक अत्यंत विशाल नगर है साथियों। गुजरात में अवस्थित एक अत्यंत विशाल नगर है धौलावीरा। और धौलावीरा के बारे में बात करें तो यह भाग तीन भागों में विभाजित था। गढ़ी का मतलब उच्च भाग, गढ़ी का मतलब उच्च भाग, ऊंचा टीला होता था उसको गढ़ी बोलते थे। तो 3 गढ़ियों में विभाजित था। एक उच्च गढ़ी थी, मध्य तथा निचले नगर में विभाजित था। और उच्च भाग जो होता था वो शासक वर्ग के लिए होता था, मध्य में इनके जो शासक सत्ता से संबंधित लोग थे वो निवास करते थे, और निचले नगर में आम जनता निवास करती थी। इस नगर की आकृति समांतर चतुर्भुज की थी। धौलावीरा ये गुजरात के में स्थित है, अत्यंत विशाल नगर है। आगे हम बात करते हैं वनावली। जो वनावली है साथियों, इसका उत्खनन किया गया था 1973 में। इसका उत्खनन किया गया 1973 में। और किया किसने था तो आप ये नोट कर लीजिए। वनवाली का जो उत्खनन हुआ था वो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट साहब ने किया था। और यहाँ से जल के निकास के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और प्राप्त वस्तुओं में क्या मिला है? जौ, खिलौना हल, तांबे के बाण की नोक। जो बाण की नोक तिकोनी होती है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए बाण है, ये तिकोनी नोक है, तो ये तिकोनी नोक बाण की तांबे की कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें वनवाली से। ये याद रखना साथियों, ये पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न अक्सर कर कि तांबे का अग्रभाग या वाड़ाग्र कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, तो हमें याद रखना है ये हमें प्राप्त हुआ है वनवाली से। आगे हम बात करते हैं अगले नगर की, तो वो नगर है हमारा रंगपुर। कौन सा है साथियों? रंगपुर। तो रंगपुर के बारे में हम बात करें तो जो रंगपुर नगर है इसका उत्खनन हुआ 1931 में। और किसने किया ये? तो ये किया MS वत्स साहब ने, MS वत्स साहब ने किया। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला? यहाँ से प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व, उसके बाद विकसित हड़प्पा तथा हड़प्पा के बाद के भी तीनों हड़प्पा की सभ्यता की जो सभ्यता थी, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व की, और एक विकसित हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो तीनों ही स्तर के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से प्राप्त होते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हमें याद रखना है धान की भूसी के साक्ष्य में मिले रंगपुर से। बाजरा के साक्ष्य भी यहीं से में प्राप्त हुए। तो ये चीज़ भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें याद रखनी है साथियों। अगला नगर है जिसके बारे में बात करते हैं तो वो है रोपड़। कौन सा? रोपड़। और इस रोपड़ नगर का जो है उत्खनन हुआ था वो 1953 में, 53 से शुरू हुआ था, 53-54 तक, 1-2 साल तक ये चला था। और इसका उत्खनन किया था वो तो किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने इस रोपड़ नगर का उत्खनन किया था। यह रोपड़ कहाँ स्थित है? ये पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ से क्या मिला है भाई साथियों? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। कुत्ते के समाधान का साक्ष्य मानव के साथ, मतलब इंसान के साथ जो साक्ष्य मिला है हड्डियों को पंजर, तो वो मानव के साथ कुत्ते का भी मिला है। इसका मतलब क्या है? उस काल में भी कुत्ता पालतू जानवर था। मनुष्य उस समय भी कुत्ते के साथ, कुत्ते पे विश्वास करता था। और कुत्ता मानव का जो साथ है वो हड़प्पा काल से भी पहले का है, इस साक्ष्यों से प्राप्त होता है। और किसी को भी अपना कुत्ता इतना प्रिय होगा कि उसके इंसान के साथ ही उस कुत्ते का भी शव दफना दिया गया था साथियों। तो रोपड़ से हमें मानव के साथ कुत्ते के समाधान का साक्ष्य भी मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस नगर का जो विनाश है वो संभवतः आग लगने के कारण हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आगे हम बात करते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जो नगर है साथियों, इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको कि घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले। अक्सर कर पूछा जाता है घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले, तो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है वो नगर है हमारा सुरकोतड़ा।
एंटीमनी की छड़ भी मिली है यहाँ से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे आप हम लोग आज जाते हैं ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदारी करने के लिए, तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी दुकानों को इकट्ठा साक्ष्य मिला है। वो कहाँ से मिला है? श्वेरकोटला से हमें मिला है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम सुतका गेंडोर की। तो ये एक बंदरगाह था। कैसा था? बंदरगाह। नाव द्वारा यहाँ व्यापार होता था और विदेशी व्यापार का केंद्र था। यहाँ से मनुष्य अस्थि राख, यहाँ से के समाधान से, जैसे आज हम लोग नहीं जाते हैं कि वो कोई ख़त्म हो गया तो उसकी अस्थियाँ लेके गंगा जी में विसर्जित करने जाते हैं, तो उस समय भी अस्थियों की राख मिली है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में भी लोग अपने परिजनों के अस्थि और राखों को सुरक्षित रखते थे या उनको कहीं पवित्र जगह पर प्रवाहित करते थे। तो अस्थि राख के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बर्तन तथा तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है हमें साथ। ये कौन सा स्थान है? सुतका गेंडोर। अब हम आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं हड़प्पा काल में कुछ पूजा पद्धतियों के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा काल में कौन कौन सी पूजा पद्धतियाँ प्रचलित थीं और किस जो संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले, उससे किसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी पूजा से किसका क्या संबंध था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा कालीन पूजा पद्धतियाँ। तो मातृ देवी की पूजा होती थी। ये हम कैसे जानते हैं? तो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं और इसका तात्पर्य ये है कि नई कुमारी के रूप में माँ नारियों की पूजा की जाती थी। नारी पूजा कुमारी के रूप में की जाती थी और देवियों की पूजा भी की जाती थी, ये याद रखना है। प्रजनन शक्ति की पूजा का साक्ष्य मिला है। तो प्रजनन शक्ति की पूजा लिंग एवं योनि के रूप में प्रजनन शक्ति की पूजा की जाती थी, क्योंकि लिंग और योनि प्रजनन शक्ति के प्रतीक होते हैं। पशु पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पशु पूजा का साक्ष्य, पशुओं में नाग, मगरमच्छ और वृषभ आदि की पूजा की जाती थी साथियों। तो पशु पूजा के साक्ष्य भी उस समय भी मिले हैं, आज भी की जाती है। गाय की है, गाय को माता मानते हैं, बैल को नंदी का स्वरूप मानते हैं, कुत्ता को भैरव का रूप मानते हैं, मगरमच्छ को गंगा माँ का जो है हम वाहन मानते हैं, कौवा को हम शनिदेव का वाहन मानते हैं। ऐसे ही हम अगर मोर को कहें तो कार्तिकेय का वाहन मानते हैं, वृषभ को भगवान शिव का वाहन मानते हैं, गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन मानते हैं। तो आज भी पशु पूजा की जाती है। उस समय पशु पूजा की जाती थी। मुख्यतः नाग, मगरमच्छ, वृषभ आदि की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा हड़प्पा काल में भी प्रचलित थी, आज भी प्रचलित है। उस काल में पीपल, नीम एवं बबूल की पूजा की जाती थी। आज हमारे यहाँ पर पीपल की पूजा भी करते हैं, नीम पर भी जल चढ़ाते हैं, बबूल पर भी जल चढ़ाते हैं, बरगद की पूजा भी करते हैं, हम तुलसी की पूजा भी करते हैं, और भी अन्य जो उपयोगी औषधियाँ उनकी भी हम पूजा करते हैं। जैसे पारिजात का वृक्ष है कहीं पे, अन्य भी जो हमारे भिन्न भिन्न धर्मों में अलग अलग जो पूजनीय वृक्ष हैं, तो हम आज भी वृक्ष पूजा करते हैं। और उस काल में भी वृक्ष पूजा होती थी। अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ वेदियाँ यहाँ जी ऐसी हवन कुंड टाइप के, जिनमें हम जो है आहुतियाँ देकर यज्ञ करते थे। तो उससे क्या ज्ञात होता है कि अग्नि पूजा हड़प्पा काल में भी प्रचलित थी साथियों। पृथ्वी की पूजा भी होती थी, ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि एक जगह से हमें स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होने का चित्र मिलता है। स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होने का मतलब पृथ्वी की पूजा से संबंधित है, क्योंकि पृथ्वी से भी भिन्न भिन्न बीजों का और पौधों का प्रस्फुटन होता है। तो हम स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होने के चित्र का अभिप्राय लेते हैं कि उस काल में पृथ्वी पूजा भी प्रचलित थी साथियों। अब हम कुछ और बात भी करते हैं। तो वो बात हम करते हैं आपके समाधान के साक्ष्य। कालीबंगा में पेट के बल लेटा हुआ सब मिला है। पेट के बल लेटा हुआ सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जले हुए सब का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। और कांच की चूड़ियाँ और आपके मिट्टी की चूड़ियाँ भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। श्वेरकोटला से जो कि आपके घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, कि घोड़े के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, सावधान के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से पात्र सावधान का साक्ष्य भी मिला है, मतलब बर्तन में रखकर सबका समाधान किया गया था। और लोथल से युगल समाधान मतलब नर और नारी दोनों का एक साथ समाधान का साक्ष्य हमें ये लोथल से मिला है।
और कच्ची ईंटों से ढकी हुई कब्र भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुई है साथियों। इसके बाद हम अगले चैप्टर में बात करेंगे सिंधु एवं वैदिक। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या की बात करेंगे हम, वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के उपकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कांस्य के मिले हैं, तांबे के मिले हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे के उपकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट निर्मित भवन मिले हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति सभ्यता में लकड़ी और बांस से निर्मित भवन मिले हैं। लेखन कला ज्ञात थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, जबकि वैदिक सभ्यता में लेखन कला अनभिज्ञ थी। घोड़े के निश्चित साक्ष्य का अभाव है। घोड़े के संवर्धन के साक्ष्य मिले लेकिन निश्चित साक्ष्य नहीं मिले, जबकि वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था साथियों। गाय के साक्ष्य का अभाव है सिंधु सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। मूर्ति पूजा का साक्ष्य है वैदिक सभ्यता संस्कृति में, जबकि मूर्ति पूजा का साक्ष्य सिंधु संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखना, मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं है तो आपको वैदिक संस्कृति करनी है ना हड़प्पा संस्कृति। ऐसे ही अन्य भी व्यापार विदेश एवं उन्नत अवस्था में व्यापार और विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में था कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन वैदिक सभ्यता में विदेशी व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, आंतरिक व्यापार का सीमित उल्लेख ही मिलता है। तो साथियों आगे हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। तो तब तक आप हमारे चैनल GIG कोचिंग पॉइंट के साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आता रहूँगा। यदि आप हमारे सभी लेक्चरों को ठीक से देखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप या इतिहास या भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा का आपसे नहीं छूटेगा। वो किसी भी तरह से अगर परीक्षक पूछता है तो भी आप उस प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने स्टडी डीप की है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो मेरा सुझाव यही है, आप अभी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसकी तैयारी में समय है, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए। ज़्यादा पढ़ना, सुखी रहना, परीक्षा में सफलता की गारंटी होना। यदि आप कम पढ़ेंगे, सोचे कम पढ़ के कुछ हो जाए तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। For regular updates, like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.